कर्नाटक हाई कोर्ट में एक मामला पहुंचा है बच्चियों की यूनिफॉर्म को लेके। ठीक, इसमें जो चीज आपको नोट करनी है कि हाई कोर्ट में पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको लिस्टेड नहीं किया वो भी ठीक है। बट हमारे लिए एज एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ इंपोर्टेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हवाला दिया गया, किन आर्टिकल्स को यहां पे बताया गया और ये कहा गया कि बच्चियों की यूनिफॉर्म पे रोक लगाने से कौन कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन होगा। ठीक, तो वो थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से। तो पहली न्यूज सुनाई देता हूं आपको कि हाई कोर्ट ने कहा है कि हिजाब केस में आप रिस्टोर पीस करिए, है ना, और 14 फरवरी तक के लिए एडजॉर्न मतलब स्थगित कर दिया है पूरे मामले को लेके, और 14 फरवरी बाद सुनवाई इसमें होगी, है ना। इसमें दो तीन चीज नोट करिए कि जो सीनियर एडवोकेट हैं, देखिए सीनियर एडवोकेट जो है मिस्टर हेगड़े, उन्होंने कुछ हवाले दिए हैं जो हमारे लिए काम के हैं, ठीक, ये उन बच्चियों की तरफ से वकील हैं जिनकी मांग है कि हमें हमारे परिधान को पहनने की आजादी दी जाए, हमें अधिकार दिया जाए। तो रूल 11 कर्नाटक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, रूल 11 ऑफ कर्नाटक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, क्लासिफिकेशन, रेगुलेशन एंड प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ करिकुलर एटसेट्रा रूल्स 1995। ठीक, को इन्होंने आधार बनाया, कहा है कि इस कानून के तहत, जो 95 कानून है जिसके तहत 5 फरवरी 2022 को आदेश जारी किया गया ड्रेस कोड को लेके, ये प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे लागू नहीं होता। उन्होंने इस कानून, जिस कानून के तहत सरकार ने वहां पे आदेश दिया, उस कानून को उन्होंने ये कहा है कि इस कानून को, ये जो कानून है रूल 11 ऑफ कर्नाटक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कर्नाटक शैक्षणिक संस्थान के नियम 11 के तहत जो 5 फरवरी को आदेश जारी किया गया है, was not applicable to the pre यूनिवर्सिटी कॉलेज। एक तो उन्होंने ये कहा है कि प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज पे ये नियम लागू नहीं होता। ठीक, दूसरा उन्होंने कहा है कि 2006 में जो रूल नोटिफाइड किया गया था प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज का, उसमें ड्रेस कोड की बात ही नहीं है। बस में 2006 में जो रूल जारी किया गया है उसमें वो 2006 का रूल जो है वो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए है, उसमें यूनिफॉर्म की बात नहीं है। और जिस रूल के तहत आपने कर्नाटक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रूल 11 के तहत जो आपने आदेश पास किया है, उसमें प्री यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। ठीक, बात समझ। तो इसमें दो नियम है जिनको उन्होंने हवाला दिया है, हमको मतलब एग्जाम के पॉइंट पे इसको बताना चाहिए कि क्या क्या बातें होनी है। तो कर्नाटक एजुकेशन एक्ट का रूल 11 जिसके तहत जारी किया गया है ये नोटिफिकेशन 5 फरवरी को बच्चियों की ड्रेस को लेकर, ये प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज पे लागू नहीं होता। और जो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज का 2006 का रूल है उसमें ड्रेस कोड की बात नहीं है। तो दोनों ही तरीके से उन्होंने कहा है कि ड्रेस कोड का मुद्दा जो है ये नहीं आता है, इस पे सुनवाई होनी चाहिए। तो ये एक तो ये इनने अपना पक्ष रखा है। ठीक, तो ये हमको तैयार करना है। दूसरा पक्ष जो है वो यही है कि भैया यूनिफॉर्म वगैरह होनी चाहिए। ठीक, अब हम आते हैं दिल्ली में क्या चल रहा है, क्योंकि दिल्ली में जो है यहां पर संवैधानिक प्रावधानों को बहुत रखा गया है। तो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं। हालांकि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बहुत जल्दी है कि हम इसको लिस्टेड करें, इस मामले को लिस्ट करें, क्योंकि हाईकोर्ट सुन रहा है। हाईकोर्ट के बाद फिर हम इस पर देखेंगे। ठीक, अभी उन्होंने कहा हम इसको नहीं देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा पॉइंट को मार्क कर रहा हूं ताकि आप एक बार देखें। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे सेड इट वाज टू अर्ली फॉर इट टू इंटरवेन इन द कर्नाटक हिजाब लॉ व्हेन द स्टेट हाई कोर्ट वाज हियरिंग इट। ये बात समझ आ गई। उनका कहना है कि बहुत जल्दी होगी, जब राज्य सरकार, राज्य उच्च न्यायालय सुन रहा है तो हम इसमें दखल देंगे, तो बहुत जल्दीबाजी होगी। ये बात हो गई। ठीक, फिर मैंने कहा था कि इसमें कपिल सिब्बल जो है सीनियर एडवोकेट इस मामले को लेकर पहुंचे हैं।
और उन्होंने कहा कि इसको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाया जाए, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाए। उन्होंने अपने तर्क में यह बात कही है कि इस पूरे विषय के अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑन रिलीजियस फ्रीडम छुपा हुआ है। ठीक, देखिए इसमें उन्होंने जो बात करी है कि इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑन रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक आधार पर जो आजादी का प्रश्न है वह छुपा हुआ है, छुपा हुआ है। और उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, को लेके। और इन्होंने सबरी वाला केस भी जोड़ा है इसमें। सबरी वाला में जो बच्चियों को श्रीमती नहीं थी तो वहां को लेकर मामला जुड़ा है, धार्मिक आजादी को लेके। ठीक, फरवरी 2020 में सबरीमाला रिव्यू ब्रांच जो बेंच थी, सबरीमाला के फैसले को रिव्यू करने की बेंच थी, उसने सबरीमाला फैसले को पास कर दिया था और उसमें स्कोप ऑफ रिलीजियस फ्रीडम की बात को माना गया था, धार्मिक आजादी की बात को माना गया था। सबरीमाला केस में 2020 में फरवरी में रिव्यू किया गया था। ठीक, उसी को उन्होंने हवाला बनाते कहा है कि आप इसको सुनवाई करिए, इस पूरे मैटर को देखिए। इसमें आर्टिकल 25 रिलीजियस फ्रीडम की जो बात है उसका भी हवाला दिया गया है, उसका हवाला दिया गया है। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमको तैयार करने हैं, 1-2 दिन में पहुंच ही आएंगे। अब देखिए, साल 1954 में सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच ने शुरू मठ केस में पहली बार महत्वपूर्ण धार्मिक पद्धति को स्वीकार किया था, पद्धति को स्वीकार किया था। महत्वपूर्ण धार्मिक पद्धति को स्वीकार किया गया था शुरू मठ केस में। तो यही अपील की जा रही है कि महत्वपूर्ण धार्मिक पद्धति है, इसको आप अलाउ करिए, असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, इसको अलाउ करिए। ये सब मामले आ रहे हैं, तो अभी इसमें और कल परसों डिटेल आएगा, द हिंदू में एडिटोरियल आएगा तो मैं और एक्सप्लेन करूंगा। अभी केवल न्यूज ब्रेक हुई है। मेरा कहना मतलब ये था कि मुद्दा केवल सामान्य नहीं है, ये केवल यूनिफॉर्म का मुद्दा नहीं है, यूनिफॉर्म से आगे आके धार्मिक आजादी, अनिवार्य धार्मिक पद्धतियां आदि को लेके यहां प्रश्न जुड़ गया है। ठीक है, तो ये हम तैयार करेंगे। यहां पर आगे आते हैं। अगला है कि एडीआर की रिपोर्ट आई है। एडीआर एक एनजीओ है और इस एनजीओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि गोवा के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें 60% ऐसे उम्मीदवार हैं जो करोड़पति हैं। ठीक, और ये चिंता का विषय इसलिए है कि इससे कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र में धनबल या मनी पावर का बढ़ता हुआ प्रभाव दिखाता है। ठीक, और ये कहना इन दूसरे अर्थों में कि भारत में जो राजनीति है वो अमीर लोगों के लिए रिजर्व होती जा रही है, ये गलत नहीं होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको यहाँ पे कि क्या मसला है। 60% कैंडिडेट्स इन गोवा आर करोड़पति। एडीआर की रिपोर्ट, एडीआर एक एनजीओ है जो आमतौर पर चुनाव और राजनीतिक सुधारों के लिए काम करती है। आज एडीआर की एक पूरा आर्टिकल भी आया हुआ है, वो चर्चा करूंगा मैं अभी आपके साथ। बट आपको ये जो आंकड़ा है इसका इस्तेमाल करना है दिखाने के लिए कि भारत में किस प्रकार से चुनाव और लोकतंत्र में धन बल, मनी पावर का उपयोग बढ़ रहा है।
बात समझ आ रही है? इसके अलावा कई ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज है। तो राजनीति का अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और राजनीति में मनी पावर, ये दोनों इशू इस रिपोर्ट से हमें समझने हैं। ठीक, यदि राजनीति में अपराधीकरण बढ़ता है, क्रिमिनल केसेस बढ़ते हैं, क्रिमिनल्स आते हैं, तो इसका नुकसान ये होगा कि इससे धीमे धीमे लोगों का राजनीति से मोहभंग होगा, लोग इधर से अलग होंगे, हटेंगे, और किसी भी डेमोक्रेसी के लिए चीज हेल्दी नहीं है। तो राजनीति में अपराधीकरण रोकने के लिए क्या क्या किया जाए? एक तो यह है कि हम ये देखते हैं कि केस तो रजिस्टर हो जाते हैं, लेकिन उनकी सीमित हम कहें कि टाइम बाउंड सुनवाई नहीं होती है, इसलिए कई बार मामलों में उनको लंबे समय तक सुनवाई का फायदा मिल जाता है। अभी रिसेंटली मांग करी गई है कि जो भी मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको ऊपर कोई आपराधिक केसेस हैं, तो उनको टाइम बाउंड मैनर से स्पेशल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई करके निपटान किया जाए, ताकि फाइनली इन लोगों को राजनीति में आने से रोका जाए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं। पार्लियामेंट्री पैनल की एक रिपोर्ट आई है, और पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट जो है ये बहुत चिंता का विषय है। संसदीय जो कमेटी रिपोर्ट है वो ये कहती है कि भारत में 648 ऐसे पुलिस स्टेशन है जहां पे फोन कनेक्शन नहीं है। अब ये फोन कनेक्शन नहीं है, ये चिंता का बात इसलिए है कि इससे दिखता है कि भारतीय पुलिस का आधुनिकीकरण कितना पिछड़ा हुआ है। फोन कनेक्शन की बुनियादी चीज वही नहीं है। ठीक, तो भारतीय पुलिस में हमें मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण करना पड़ेगा, और इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। और उस आधुनिकीकरण को समझने के लिए जो सबसे सटीक और सबसे सिंपल होता है वो ये कि 648 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं देश में जहां पे टेलीफोन भी नहीं है, और ये हमारी आपकी रिपोर्ट नहीं है, ये संसदीय कमेटी की रिपोर्ट है, पार्लियामेंट पैनल की रिपोर्ट है। इसको आप कहीं भी पुलिस रिफॉर्म आदि में फिगर को इस्तेमाल कर सकते हैं और बदलते हैं कि ये जो रिपोर्ट है कितनी सिग्निफिकेंट है, कि ये बहुत बुनियादी चीज है कि पुलिस स्टेशन में हमारे जो है यही नहीं, मॉडर्नाइजेशन में काफी कमी आ रही है। ठीक, कमी आ रही है। इसके अलावा रिपोर्ट यह भी कहती है कि 2006 में मॉडल पुलिस एक्ट आया था। 2006 में मॉडल पुलिस एक्ट आया था। 2006 में मॉडल पुलिस एक्ट आया था, जिसको अभी तक केवल 17 राज्यों ने अपनाया है। केवल 17 राज्यों ने अपनाया है। यह दिखाता है कि अभी भी राज्य गंभीर नहीं है। मॉडल पुलिस एक्ट को भी अपनाने में कुताही बरती गई है। ये मैं अलग से करवाऊंगा आपको, मॉडल पुलिस एक्ट क्या है, क्या क्या इसमें आना चाहिए। प्रकाश सिंह केस करेंगे अपन चलते यार, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं पुलिस रिफॉर्म्स के लिए। ठीक, पुलिस रिफॉर्म्स बहुत एक ज्वलंत मुद्दा है पुलिस सुधार के लिए, है ना। तो ये अभी केवल हमको ये रिपोर्ट लिख लेनी है। रिपोर्ट से हमें आइडिया रहेगा कि मॉडर्नाइजेशन भी एक बड़ी बाधा चल रही है पुलिस में। इसके अलावा एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप इस्तेमाल करिएगा भारत में सड़क सुरक्षा और दुर्घटना में होने वाली मौतों को दूर करने के लिए। देखिए, हम भी देखते हैं कि हमारे देश में रोड एक्सीडेंट में बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष लोग मरते हैं, और जहां तक मुझे ध्यान है, मेरे को पिछले पूर्व में कुछ समय पड़ी थी, मेरे ध्यान है कि उसमें सबसे ज्यादा मौतें रोड एक्सीडेंट में भारत में होती हैं। ठीक, कई कारण है उसमें एक कारण है कि नशे में गाड़ी चलाना, एक बड़ा कारण ये भी है। ठीक, सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, यह भी कहा गया था कि हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे शराब की दुकानें अलाउ नहीं की गई, निश्चित दूरी पे होनी चाहिए। तो दुकानदारों ने कुछ नहीं किया, खेत में दुकान ले ली और इधर से एक बोर्ड लगा दिया देसी का और इधर विदेशी का। सरकार ने भी तो वो किया था कि नेशनल हाईवे को स्टेट हाईवे कन्वर्ट कर दिया। हाँ, वो भी कर दिया गया था। तो सरकार ही है। हाँ, तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है। लेकिन ये बड़ा कारण है कि भारत में शराब से लोग एक्सीडेंट ज्यादा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण और क्या लगता है आपको, भारत में रोड एक्सीडेंट क्यों ज्यादा होते हैं? गड्ढे, मतलब ये कहते हैं कि टेक्निकल फॉल्ट होती है। लेकिन मजेदार बात है कि टेक्निकल फॉल्ट में भारत में कोई जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक, यदि टेक्निकल फॉल्ट होती, सुना कि इंजीनियर जल गया, वहां एक्सीडेंट हो गया था, वहां पे इस तरह का ब्लैक स्पॉट था अधिकार। भारत में ऐसे कई स्थान यहाँ पे एक्सीडेंट होते ही, तो वहां बोर्ड लगे होते हैं कि दुर्घटनाग्रस्त इलाका, यहाँ पे आमतौर पर दुर्घटना होती है, धीमे चलिए। लेकिन दुर्घटना क्यों होती है उसको बताओ सही।
ऐसा क्या वहां पे टेक्निकल फॉल्ट है जिस कारण से एक्सीडेंट होता है? तो ऐसे बहुत सारे 95% जो कार्स हैं वो सेफ्टी इशू को पूरा नहीं करती, सेफ्टी इशू को पूरा भी नहीं करती है। कार में भी सेफ्टी इशू में प्रॉपर सेफ्टी को तवज्जो नहीं दी गई है, ये कुछ कारण है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अभी सरकार ने कुछ रूल जारी किए हैं, उसमें एक रूल्स तो क्या किया है कि गाड़ियों की जो क्रैशिंग करवा के उनकी हम मजबूती को आकलन कर रहे हैं, साथ में फ्रंट फेसिंग सीट के अलावा मिडिल जो सीट है उसको 3 पॉइंट और वाई शेप सीट बेल्ट दी जाएगी। वाई शेप 3 पॉइंट और वाई शेप सीट बेल्ट दी जाएगी। पॉइंट लिख लो, एक पूछ ले कि 3 पॉइंट और वाई शेप सीट बेल्ट ये देने की बात चल रही है, सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है, ठीक। और ये वाइट शेप सीट बेल्ट होगी जब भी कभी दुर्घटना होती है, टक्कर होती है, तो ये पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी को स्प्रेड कर देगी, फैला देगी, जिससे चोट आदि लगने की संभावना कम हो जाएगी, ठीक। क्लियर? ये रहेगा। इसके अलावा सरकार ने सभी पैसेंजर कार्स में 6 एयरबैग कंपल्सरी कर दिए हैं। मेरे ख्याल से 8 सीटर में किया है, सब में नहीं है, 8 सीटर में ऐसा कुछ किया है। कुछ बदलाव किया है यहां पे, हाँ, क्रैश टेस्टिंग वगैरह जो होगी उसके लिए क्या होता है, क्रैश टेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट जरूरी, ठीक, ये सब कर दिया गया है। तो गाड़ियों को मॉडल के लेवल पर अंतर किए गए, ये हमें जस्ट एक सरकार के द्वारा उठाया कदम सड़क सुरक्षा के लिए। और क्या है, और क्या कारण लगते हैं भारत में एक्सीडेंट के? क्या हमारा लाइसेंस सिस्टम जो है वो भी प्रॉपर नहीं है, ठीक। लोगों को बिना टेस्टिंग के लाइसेंस मिल जाता है, बिना ट्रायल की। थोड़ा पैसा बढ़ा के दे दीजिए दलाल को तो वो आपको घर ही ला के दे देगा, और थोड़ा बढ़ा के दे दीजिए टक्का भी ला के दे देगा, ठीक। वो तो उसके हाथ में पायलट का नहीं है, नहीं तो वो पायलट का भी ला के दे दे आपको। उसके बाद आप मोटरसाइकिल हवा में उड़ाइए सड़क पे कि अब तो मैं पायलट हो गया हूं, ठीक। क्लियर? रोड एक्सीडेंट में बड़ी समस्या ये है कि हमारे देखा गया अधिकांश युवा लोगों की मौत होती है, कामकाजी आयु, उससे परिवार की भी जो आर्थिक व्यवस्था है वो बिगड़ जाती है, ठीक। ये बड़ी समस्या देखी गई है। सरकार ने कोई कदम उठाए क्या? कुछ कदम, एक कोई जगह जगह बोर्ड लगा, सुना होगा आपने कि यदि किसी का एक्सीडेंट रहता है और आप उसकी मदद करते हैं, वो तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होगी और आपको मजबूरी या कोर्ट के लिए किया जाएगा। तो उसमें ऐसे लोगों के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है, हैं? हाँ ठीक है, आप पहुंच रहे हो। सरकार ने कुछ किया है, ऐसे लोग जो लोगों की एक्सीडेंट में मदद करेंगे उनके लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है भारत में, सुना है कुछ? एग्जैक्ट टर्म जगह जगह हाईवे पे लगा हुआ है कि आप उनकी मदद करते हैं तो आपको एक एग्जैक्ट मेरे दिमाग से निकल गया, वो एक इंपॉर्टेंट टर्म था उसके अंदर, है नहीं है ऐसे ही कुछ, वो बात सही कर आप, ऐसा है, लेकिन वो एक वर्ड है, आप सर्च करना, रोड सेफ्टी को लेके इंडिया में हमने किया है, रोड सेफ्टी को लेके किया है ना। माना था कि एक्सीडेंट के बाद एक बहुत सीमित समय होता है, यदि उस समय में व्यक्ति को गोल्डन टाइम में हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाए तो उसके जीवन बचने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक। इसके अलावा भारत में अभी भी जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसके लिए जो चिकित्सा होनी चाहिए प्रॉपर, वो हमारे नहीं है, ठीक। कई बार देखा गया है कि एक्सीडेंट के बाद बॉडी को उठा के गाड़ी में रखने के दौरान हम प्रॉपर उसको वो नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और उसका कारण होता है कि उसको जो ब्लीडिंग है या जो उसकी मौत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और ज्यादा, ठीक। तो सुपर ऐसा करके कुछ था, वो मिला कुछ क्या? नहीं सामने तो नहीं है। ऐसे रोड एक्सीडेंट में जो लोग हेल्प करेंगे दूसरे की, जिनकी बॉडी को पहुंचाएंगे, ऐसा कुछ सुपर में एकदम टर्म निकल गया है, और ये मैं बहुत सालों से पढ़ा था, अभी लास्ट ईयर 1 साल पहले आया है ना। रोड एक्सीडेंट में जब किसी मदद करते हैं इंडिया में तो हमारे यहाँ उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल किया गया है। कुछ मिला क्या? नहीं, चलिए छोड़िए, मिल जाएगा, है मैं ही ढूंढ दूंगा,
दूसरा ये तैयार करिए, इसको मैप के साथ तैयार करिए। रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, ब्लैक सी, अजोव सी, ये पूरी लोकेशन आप देखिए, क्योंकि इस पूरी लोकेशन के आसपास तनाव बढ़ गया है। देखिए दो चीज चल रही है, एक तरफ तो अमेरिका रशिया पे आरोप लगा रहा है कि आप यूक्रेन के साथ गलत कर रहे हो और यूक्रेन के खिलाफ एग्रेसिव कदम उठा रहे हो और ये एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर आप क्रिएट कर रहे हो। इधर रशिया ने पड़ोसी देश बेलारूस एक अभ्यास शुरू किया है, उस अभ्यास को लेकर भी तनाव पूरे इलाके बढ़ गया है और ये कहा रहा है कि ये इस अभ्यास से युद्ध जैसी स्थिति बन रही है। तो ये युद्ध अभ्यास की जो पूरी स्थिति वो यहां पे है। यूक्रेन आलोचना कर रहा है। इधर नाटो ने वार्निंग जारी कर दी रशिया से कि यदि आपने और ज्यादा आदमी और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यहां पे तैनात किए तो ये टेंशन जो है बढ़ जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बेलारूस जो है रूस यहाँ पे प्रैक्टिस अभ्यास में इन्वॉल्व है। एक एंगल और है कि यूरोप के कुछ देश ये मानते हैं कि लड़ाई नहीं होगी, स्पेशली फ्रांस, जर्मनी कह रहे हैं कि लड़ाई नहीं होगी और वो लोग लगातार अमेरिका रशिया से बात कर रहे हैं। रशिया ने भी उनको कहा है कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, बट रशिया के अपने कंसर्न ये है कि वो कह रहा है कि मेरे पड़ोस में नाटो का एक्सपेंशन नहीं चाहिए मुझे। ठीक, नाटो का एक्सपेंशन मेरे पड़ोस में होता है तो भी मेरे लिए इंटरेस्ट का अगेंस्ट आएगा। रशिया के साथ शामिल है चाइना, क्योंकि दोनों की इस समय जो दुश्मनी है कॉमन वो है अमेरिका के साथ, तो वो दोनों एक साथ बैठ गए एक साथ। ठीक, तो इसलिए और इसको एक आर्टिकल ये भी कहता है कि इसमें बड़ी गलती अमेरिका की है। अमेरिका जिस प्रकार से रशिया पर रेस्ट्रिक्शन ला रहा है, रशिया और चाइना करीब जा रहा है और ये दोनों देश अलग अलग काफी ताकतवर नहीं है, लेकिन जब ये दोनों देश एक हो जाते हैं तो इनकी ताकत बहुत बढ़ जाती है जो पूरे विश्व के लिए दिक्कत ला सकती है। तो रूस यूक्रेन तनाव तैयार करिए विद मैपिंग, इसमें बेलारूस कहां पे है, किसकी राजधानी क्या है। ठीक, क्योंकि मैं मैप लेके नहीं आ पाया, लेकिन हो सकता है कल परसों में एटो आएगा तो मैं लेके आऊंगा। लेकिन हिंदी के न्यूज़पेपर में बाकायदा एक पूरा आर्टिकल आया हुआ है, यूक्रेन गुत्थी और भारत का रुख। अब भारत क्या करे? ठीक, ये इसने कहा है यदि हम अमेरिका से जुड़ते हैं तो रशिया से हमारे जो संबंध है उनमें प्रभाव पड़ता है। तो भारत ने यह किया कि अभी जब संयुक्त संघ में सॉरी आपके सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव आया था तो भारत न्यूट्रल हो गया। भारत ने न्यूट्रल हो गया, भारत ने कहा कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम चाहते हैं कि ये टेंशन जो है आपसी चर्चा से खत्म हो। लेकिन अब आगे आके हमको कोई ना कोई स्टैंड लेना है, आर्टिकल इस बात पे भी जोर दे रहा है, तो ये भी तैयार कर दिएगा। इधर जो अमेरिका के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो इस समय कई देशों की यात्रा पे हमें बताया था कल की इस समय ऑस्ट्रेलिया में बैठक चल रही है। क्वाड देशों की बैठक है, उसमें 4 देशों का समूह है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। ठीक, ये जो क्वाड की बैठक चल रही है इसमें अमेरिका के विदेश मंत्री पहुंचे तो उन्होंने कहा है कि द 4 नेशन फॉर्म द क्वाड, अ ब्लॉक ऑफ इंडो-पैसिफिक डेमोक्रेसीज दैट वर क्रिएटेड टू काउंटर चाइना इन्फ्लुएंस। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि चाइना मतलब इनडायरेक्टली कहा चाइना के इन्फ्लुएंस को कमजोर करने के लिए चारों लोकतांत्रिक देश आगे बढ़ रहे हैं। बात बात पे लोकतंत्र को हम हवाला दे रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र हम चारों को बांधने का एक सूत्र है जो कॉमन चाहिए हमारे अंदर। बाकी विकासशील विकसित देश है तो बहुत सारे अंतर भी हैं, लेकिन डेमोक्रेसी नाम पे, और डेमोक्रेसी हम बोलते हैं चाइना अलग हो जाता है, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। तो बार बार एक ही बात पे फोकस कर रहे हैं, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, यहाँ पे इसी पे बात चल रही है। ठीक है, फिर बताया कि इंडिया पैसिफिक में हमारा कॉमन विजन है, हमें ग्लोबल इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, वर्ल्ड की बड़ी पॉपुलेशन रहती है, 2/3 ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी इसी इलाके की है। तो इंडो और पैसिफिक, देखिए इंडो पैसिफिक मतलब हो गया कि इंडियन ओशन, और पैसिफिक मतलब हो गया पैसिफिक ओशन जहां से अमेरिका आता है। तो इन दोनों को जोड़ने की बात चल रही है, इंडो पैसिफिक रीजन की पॉलिसी ये है। ठीक, कुल जमा चाइना काउंटर करने के लिए प्रयास है। इस आर्टिकल इस न्यूज को पढ़िए, इससे आपको कुछ नया मिलेगा। इधर एक डेवलपमेंट हो रहा है कि इंडोनेशिया 42 राफेल फाइटर जेट खरीदा है, ये हमने भी खरीद रखे, अब इंडोनेशिया खरीदा है, और इंडोनेशिया जो खरीदा है वो वही फ्रांस से खरीदा है, उसी कंपनी से, फ्रांस की कंपनी से। ठीक, तो ये एक डेवलपमेंट नया आ रहा है एशियन कंट्रीज में राफेल वाहन को लेके। इधर कल आरबीआई की मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, और आरबीआई ने रिवर्स रेपो और रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया है। बड़े समय से ये एक चर्चा का विषय है कि रेट बढ़ाएंगे कि कम करेंगे, लेकिन आरबीआई ने कहा है कि नो चेंज, क्योंकि अभी हम चाहते हैं कि मार्केट में भले ही ब्याज सस्ता रहे, लेकिन महंगाई के बजाय उन्होंने ग्रोथ पे जोर दिया। उनका कहना है कि हमें ग्रोथ को
किसी तरह से इकोनॉमी ग्रोथ लेके आना है, और ग्रोथ जब आएगा जब इजी मनी मार्केट में अवेलेबल होगा। यदि हम ब्याज दर बढ़ा देंगे तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो उन्होंने फाइनली उसको तो वहां पे कंट्रोल कर लिया है। इधर क्रिप्टो करेंसी को लेकर उन्होंने कहा है कि देखिए क्रिप्टो करेंसी जो है या जो भी कुछ करेंसी है क्रिप्टो के अलावा, उन सब में बहुत ज्यादा आपको थ्रेट है, इसमें इन्वेस्टमेंट मत करिए। भारत में एक बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो आरबीआई ने कल भी क्लियर किया कि ये इसकी कुछ भी इसके दाम फिक्स नहीं है, ठीक, बबल टाइप का है, फूटेगा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो हो जाएगा। अब इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, ट्यूलिप। ट्यूलिप ये आरबीआई के शशिकांत दास जी ने इस्तेमाल किया है। मैंने इसको हिंदी के न्यूज़पेपर में लिया था कि आप दोनों में देखें। ये ट्यूलिप एक तरह का 17वीं सेंचुरी का एक मार्केट बबल था। देखिए 17वीं सेंचुरी का मार्केट बबल था, ठीक। 17वीं सेंचुरी का ट्यूलिप उन्माद था, एक मार्केट बबल था। और इसको आमतौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है ऐसे हालातों के लिए जब लोग एक असामान्य वित्तीय तेजी, फाइनेंशियल तेजी को दिखाते हैं। मतलब तेजी है नहीं मार्केट में, कृत्रिम रूप से तेजी बनाई गई है। तेजी मतलब कोई चीज की मांग को, डिमांड को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट किया गया है। तो उसके लिए ये ट्यूलिप बल्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है, इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कोई चीज ऐसी है जो बहुत महंगी नहीं है, उसको महंगी दिखा रहे हैं, तो ट्यूलिप बल्ब्स होता है। इकोनॉमी पूछता है ट्यूलिप बल्ब्स क्या है, कब इस्तेमाल किया जाता है। तो 17वीं सेंचुरी में एक मार्केट बबल था जहां पे लोगों ने प्राइस ऑफ ट्यूलिप बल्ब्स पे बढ़ा चाह के पैसे लगा दिए, और जब मार्केट बल्ब टूटा तो पता लगा कि दाम उसमें उतने नहीं थे। समझे, एक असामान्य तेजी की स्थिति को दिखाने के लिए ट्यूलिप का इस्तेमाल किया गया था। 17वीं सेंचुरी का एक उन्माद है, वित्तीय तेजी को दिखाने का उदाहरण है, उदाहरण के रूप में इसको दिखाया जाता है यहां पे, ठीक। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी में जो वैल्यू, अंडरलाइन वैल्यू मानी गई है, एक ट्यूलिप के बराबर भी नहीं, नॉट इवन ट्यूलिप, ठीक, नॉट इवन ट्यूलिप। धीरे से वो यूपीएससी के लिए आपको क्वेश्चन देके चले गए। अभी एग्जाम में आएगा कि ट्यूलिप उन्माद क्या है, ट्यूलिप बल्ब क्या है, तो आप लिखेंगे कि इसमें ट्यूलिप जो है वो खूब उद्यम करते हैं, ठीक। टीचर कहेगा बहुत बढ़िया, तुम भी उद्यम करो, पढ़ते तो हो नहीं। आरबीआई गवर्नर बोला ट्यूलिप बल्ब आपको पता ही नहीं है। तो 17वीं सेंचुरी में एक ऐसी स्थिति जब मार्केट बबल बना, मतलब मार्केट में चीजों के दाम बढ़ा चढ़ा के दिखाए गए जबकि दाम थे नहीं, ठीक। और लोगों ने इन्वेस्ट किया ट्यूलिप बल्ब्स को लेके। तो उसी को साथ उन्होंने कहा कि दे शुड आल्सो कीप इन माइंड, ये लोगों के दिमाग होना चाहिए, दैट क्रिप्टो करेंसीज हैव नो अंडरलाइनिंग, मतलब इसका कोई एसेट नहीं है। कोई भी जो मुद्दा होती है उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी संपत्ति रखी आती है, मुद्दा ऐसे ही कोई छाप दे, ठीक। तो देयर इज नो अंडरलाइनिंग एसेट्स, इसके पीछे कोई एसेट्स नहीं है, केवल ये एक तरह से लोग सट्टा बाजार की तरफ से भाव उसका बढ़ा रहे हैं। तो ट्यूलिप के बराबर भी नहीं है, ये इन शब्द को इस्तेमाल किया है, ठीक। पढ़ते समय मुझे लगा कि एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, और कभी कोई पूछे तो अपन बोल सकते हैं ट्यूलिप बल्ब क्या है, आज चर्चा में चल रहा है ट्यूलिप का उन्माद क्या है। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटस क्यों, मतलब हम जो ग्रोथ है उस पर हम ध्यान दे रहे हैं, हमने कोई ब्याज दर बदली नहीं है। इन्फ्लेशन चिंता का विषय है, लेकिन इनका कहना है कि इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि सब्जी उब्जी की जो भी आवक है वो बढ़ गई है, पैदावार बढ़ गई है, ठीक। तो अभी उतना नहीं रहेगा। और कुल जमा के इनका कहना ये है कि हम ये चाह रहे हैं किसी प्रकार से वापस से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पा जाए, ठीक। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन, मौद्रिक नीति आयोग ने इंटरस्टेट को बरकरार रखा है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। कीप स्टेंस अकोमोडेटिव टू एंश्योर ड्यूरेबल रिकवरी। तो उनका कहना है कि हम रिकवरी भी जोर दे रहे हैं कि रिकवरी बढ़े, क्योंकि जो कोविड की थर्ड वेव आई इससे इकोनॉमी में थोड़ी गिरावट आई है। कुछ सेक्टर्स में डिमांड बढ़ी है, कुछ में नहीं बढ़ी है। यह आर्टिकल बहुत ही शानदार है, लेकिन इसको चर्चा नहीं कर पाऊंगा, समय का अभाव है।
इसमें यह है कि भारत में जो गवर्नर को लेकर वर्तमान में विवाद आ रहे हैं, स्पेशली हमने देखा कि एक विवाद आ रहा है अभी तमिलनाडु में जहां पे नीट एग्जाम को लेकर मामला आया, एक विवाद आपका आ रहा है पश्चिम बंगाल में कि वहां पे चुनी सरकार और राज्यपाल में विवाद चल रहा है। तो ये जो विवाद बढ़ रहे हैं इसको लेकर आज पूरा डिस्कशन है। तो इसमें से कुछ एक आध पॉइंट हमारे लिख लेते हैं, फिर मैं डिस्कशन का अलग गवर्नर पूरा टॉपिक ले लूंगा कि भारत में गवर्नर के पद को लेकर क्यों विवाद रहता है और क्या होना चाहिए। तो कई बार मिलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही गवर्नर पद को बनाने में कई खामियां कर दी गई हैं और एक निर्वाचित सरकार के ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गवर्नर कर दिया गया है और वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गवर्नर है वो उनके लिए एजेंट काम करता है, ऐसा हमको लगता है। तो इसको स्पष्ट किया है गोपाल कृष्ण गांधी ने, जो कि जमाने गवर्नर रह चुके हैं, और उन्होंने एक जो बात बिल्कुल सही कही जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, ठीक, इन्होंने ये कहा है कि जब भी किसी गवर्नर का, पहली बात तो इन्होंने कहा है कि जो अभी विवाद चल रहा है वो ये कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है और जो राज्यपाल है उनमें संवाद का अभाव है। तो देखिए पहला पॉइंट हमने जो कहा है बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच रेगुलर डिस्कशन जरूरी है डिफरेंसेस को दूर करने के लिए। डिफरेंसेस दूर करने के लिए गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच में निरंतर संवाद आवश्यक है। निरंतर संवाद आवश्यक है, ये ने पॉइंट बोला जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, दूसरा ने कहा है कि जो गवर्नर है ये आमतौर पर नाम मात्र का राज्य का प्रमुख होता है और यदि उसका कोई ओपिनियन डिफरेंट है चुनी हुई सरकार से राज्य की तो उसे पब्लिकली उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए सरकार के साथ। जैसे वेस्ट बंगाल का गवर्नर खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, ट्वीट कर देते हैं, सीएम भी ट्वीट कर देते हैं, सीएम ने गवर्नर को ब्लॉक कर दिया है ट्विटर पे। ठीक, तो ये जो चीज है इनका कहना है कि गवर्नर नॉमिनल हेड है, उसको आमतौर पे राज्य के मामले में ज्यादा दखल लेना चाहिए और यदि कोई उसका ओपिनियन है तो सार्वजनिक रूप से ना बोलकर उसको सीएम से डायरेक्ट बात करनी चाहिए ताकि जो ज्यादा बेहतर तरीके से उसके लागू किया सके। ठीक है ना। तीसरा इनका कहना यह है तीसरा जो इनका कहना यह है कि हमारे यहां सेंटर और स्टेट बीच में एक नाजुक बैलेंस संविधान निर्माताओं ने बनाया था, एक बैलेंस बनाया था, संतुलन आया था सेंटर स्टेट के बीच में संविधान निर्माताओं ने। और इस बैलेंस को स्थापित करने में राष्ट्रपति की भूमिका होती है। इस बैलेंस को स्थापित करने में राष्ट्रपति की भूमिका होती है। इस बैलेंस को इंश्योर करने के लिए राष्ट्रपति की भूमिका होती है। ठीक, उसकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भूमिका है राष्ट्रपति की। ठीक, सेंटर स्टेट डिवीजन जो बैलेंस होगा, ये जो बैलेंस है ये एक तरफ यूनियन गवर्नमेंट है, एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट है। इन दोनों को जोड़ने वाला जो ग्लू होगा वो होगा गवर्नर। और इस गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है ये दोनों के बीच बैलेंस होना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं कि स्टेट को लगे यूनियन पे हावी हो रहा है, तो स्थिति ऐसे ना हो कि ये होनी चाहिए बीच में गवर्नर। ये गवर्नर इन दोनों बीच में बैलेंस को स्थापित करेगा। ठीक, अब इस गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। और इस प्रकार से प्रेसिडेंट इंश्योर कर रहा है कि इस बैलेंस को मेंटेन रखा जाए। यदि गवर्नर ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसको लेके इनके बीच विवाद उठता है तो राष्ट्रपति को उसमें अपनी असहमति देनी चाहिए। ये उन्होंने कहा है। इन द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर अगेन द प्रेसिडेंट हैज अ ह्यूज रोल बिकॉज इन दैट बैलेंस द ग्लू इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नर। ठीक, प्रेसिडेंट हैव स्पोकन कैंडली अबाउट नेम्स दैट हैव कम टू फॉर्म that have come to them from the prime ministers of the day about governors appointment।
तो जब भी किसी गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए राष्ट्रपति पास नाम प्रधानमंत्री भेजे तो ये राष्ट्रपति का दायित्व है कि यदि उसको लगता है कि इससे विवाद होगा तो ऐसे मामलों में असहमति को वो जाहिर करे। प्रेसिडेंट सेड सॉरी, आई डोंट थिंक दिस इज अ वेरी गुड नेम एंड द प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्टेड दैट। ये बात समझ आ गई? क्लियर हुआ? क्योंकि नियुक्ति किससे थ्रू हो रही है? राष्ट्रपति थ्रू हो रही है। तो राष्ट्रपति ऐसे विवाद में जाने के पहले सरकारों को चेताए ताकि बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। ये इन्होंने अपने आर्टिकल में कहा है। अच्छा था, बहुत बढ़िया डिस्कशन है, आप पढ़िएगा। इससे गवर्नर को लेके काफी सारे आपके पॉइंट्स और खुलेंगे। लगेगा तो मैं इसका पूरा एक वॉइस रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, तो आप सुन लीजिएगा। क्वेश्चन वाइज उनसे पूछे गए, पूरा इंटरव्यू है और लगभग इस ऐसे क्वेश्चन है जो आपके लिए प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक, ये वही सारे क्वेश्चन है जो बन सकते हैं पॉलिटी के, जो अभी ज्वलंत मुद्दे में है, और इन सबके यदि हम आंसर यदि तैयार कर लें, तमिलनाडु में क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, ठीक, वो सारी चीजें इसके अंदर मिल जाएगी आपको। हम आते हैं अगले आइटवल पे। अगला आइटवल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोकल जॉब्स को लेके, स्थानीय रोजगार को लेके। कहानी सुना देता हूं, कहानी क्या है। हरियाणा सरकार ने एक आदेश पास किया है, और हरियाणा सरकार ने ये आदेश की कानून बना दिया उन्हें। तो उसमें कहा गया है कि 70% यहां पे जो नौकरियां होंगी 75% वो हरियाणा के लोकल लोगों को जॉब देंगी प्राइवेट कंपनी। तो इसको लेकर आर्टिकल लिखा गया है कि देखिए 2-3 चीजें हैं। प्राइवेट में आरक्षण हमारे यहां शिक्षा संस्थानों में तो है, लेकिन नौकरी में नहीं है। पहले तो ये, और यदि आप उनको कहोगे कि इतनी नौकरी दो, यहां के लोगों को तो बॉलीवुड टैलेंटेड नहीं है, तो कंपनी जो है वो दूसरे इलाके में मूव कर जाएगी, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट चल रही है। तो इसी बात को इन्होंने कहा है कि इसमें 2-3 एंगल हैं। एक, कंपनी के ऑपरेटिंग को लेकर दिक्कतें आएंगी, और दूसरा संवैधानिक बाध्यताएं भी हैं। तो हेडिंग बनाइए हरियाणा का आरक्षण, हरियाणा लोकल जॉब आरक्षण। ठीक, पहले देते विषय क्या है। विषय यह है कि हरियाणा ने एक कानून पास किया है, नाम है इसका हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट। हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार कानून। इसमें प्रावधान यह किया गया है कि 75% नौकरियां निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में लोकल रेजिडेंट्स को दी जाएंगी, स्थानीय निवासियों को दी जाएंगी। ठीक, ये उन नौकरियों में दी जाएंगी जिन नौकरियों में तनख्वाह प्रति माह 30,000 रुपए तक की होगी। 30,000 रुपए अप टू 30,000, अप टू है, 30,000 से ऊपर के लिए नहीं, अप टू 30 पर मंथ जहां सैलरी है वहां पे ये कानून लागू होगा। और जो रोजगार देगा उसको इनका पूरा डेटाबेस, पूरी इनके बारे में रजिस्ट्रेशन रखना पड़ेगा, पोर्टल पे जानकारी देनी पड़ेगी। हमने इतने लोगों को 30,000 तक की नौकरी स्थानीय लोगों को दी है। 70% लोग ही हैं जो यहां के मूल निवासी हैं। ये पूरी मामला है। इसमें कुछ कंपनियों को छूट दी गई है, सब कंपनी नहीं, कुछ कंपनियों को छूट दी गई है इस कानून में। जैसे न्यू स्टार्टअप जो होंगे उनके लिए बाध्यता नहीं होगी। नवीन स्टार्टअप, नई आईटी इनेबल्ड सर्विस कंपनियां, आईटी आधारित कंपनियां न्यू, इसके अलावा शॉर्ट टर्म इंप्लॉयमेंट, आदि को से बाधक आ गया है। ठीक, ये कानून 2021 में लाया गया था और लागू हुआ जनवरी 2022 में। 2022 में, ठीक। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है
जब मामला गया कोर्ट में, उन्हें रोक लगा दी है। सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट में स्टे को उड़वाने के लिए। हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, स्टेट गवर्नमेंट की स्टे हटा दीजिए। समझे? स्टेट गवर्नमेंट पहुंच गई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के साथ, इसको जो स्टे लगा उठा दीजिए। अब आते हैं इसमें कोई इशू क्या क्या है। भारत में पहले भी कई राज्यों ने इस तरह कानून पास किया है, आंध्र प्रदेश और झारखंड आदि। ठीक, आदि कई राज्यों ने ऐसे कानून पास किए हैं। अब लिखिए 3 महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न निकल के आ रहे हैं। पहला आ रहा है आर्टिकल 19(1)(g। पहला आ रहा है आर्टिकल 19(1)(g। इस कानून के बनने से 3 संवैधानिक प्रश्न उठ के आए सामने। पहला संवैधानिक प्रश्न है आर्टिकल 19(1)(g। आर्टिकल 19(1)(g) किसी व्यक्ति को अपने मन मुताबिक पेशा, व्यापार आदि करने की छूट देता है। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है कि आपका जो मन करे वो ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस करिए। हालांकि ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन्वॉल्व है। ठीक, इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन्वॉल्व है। ये नहीं कि आपका मन कर रहा है कि भौकुआ पे मैं एक हथगोला की दुकान खोलूं। ठीक, हमारे कई प्रकार के हथगोले दिए जाते हैं, फेंक के मारिए, नहीं, लॉन्च व्हीकल भी हम लेके आ गए हैं, ड्रोन के थ्रू सप्लाई भी कर सकते हैं। ऐसा एक बोर्ड लगाइए भौकुआ पे आप। ठीक, कल पुलिस आपको उठा के ले जाएगी, आप कहेंगे सारे आर्टिकल 19(1)(g) के तहत में छूट है। ऐसी छूट नहीं है। ठीक है, या आप ऐसा कोई पेशा, व्यापार करें जिससे लोगों के लोक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ जाए, कि आपका मन कर रहा है कि साहब अब तो मैं जो है ड्रग्स बेचूंगा, बहुत डिमांड है मार्केट में, है ना, तो ये चीज आपको अनुमति नहीं है। ऐसा कोई काम जिससे लोगों के लोक स्वास्थ्य प्रभाव पड़ता हो, उसका आपको व्यापार करने की अनुमति नहीं है। या ऐसा कोई व्यापार आप करें जिससे लोक व्यवस्था बिगड़ जाए, पब्लिक ऑर्डर बिगड़ जाए। जैसे मंदिर के सामने आप कहो कि मैं तो मछली बेचूंगा, प्रसाद तो सब बेचते हैं, ठीक, नई प्रकार की मछलियां बेचा करूंगा, तो उससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ जाएगा। तो कुल मिला के मतलब है कि आपको 19(1)(g) में अनुमति तो है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। लिख लीजिए, ये असीमित नहीं है। इस पे युक्त उपबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक, आम जनता के हित में आपको वो रोक लग सकती है। जिसमें मैंने कहा कि अब हथियार बेच रहे हैं आप, हथगोले, और लिख रहे हैं कि हथगोले हमारे पास सभी प्रकार के हथगोले उचित दाम पर उपलब्ध हैं, ठीक है ना, 100% गारंटेड, फटेंगे ही फटेंगे, जिसको भी आप छोड़ दिए उस साइड, ठीक, गारंटी के साथ, तो ये आप पे कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि जनहित में काम नहीं करते आप। ठीक, इसी प्रकार आपका मन कर रहा है कि मैं अब डॉक्टर बन जाता हूं, PSC बहुत पढ़ लिया, बायो मेरी खत्म भी हो गई है, थोड़े मोड़े ऑपरेशन मैं भी कसता हूं, ठीक, और बाकायदा आप लिखें कि यहाँ पे उचित दाम पे ऑपरेशन किए जाते हैं, कम से कम दाम पे किडनी निकाली जाती है, तो इसकी अनुमति आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि उसके लिए क्या है, उसके लिए आपके पास टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, उसकी अनुमति नहीं है। तो कहने मतलब है कि कोई भी व्यापार करने की छूट जो है वो असीमित नहीं है। यहां तो बात समझ आ गई। अब यहां पे क्या हुआ कि यहां पे आपने ये कर दिया कि 70% आपने प्राइवेट बिजनेस कहा कि सीट आरक्षित कर दीजिए, ठीक। तो इससे उनका राइट टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, अपना व्यापार करने का जो उनका अधिकार था, वो क्या हुआ, वो सीमित हुआ, ठीक, सीमित हुआ ना। तो ये सीधे सीधे बोल रहे हैं कि इस एक्ट से, देखिए इस एक्ट से उनका जो राइट टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन का जो अधिकार था वो एंक्रोच हो रहा है, वो एंक्रोच हो रहा है, समझिए। क्योंकि 70% आपको लोगों को रोजगार देना ही है, भले ही वो फिर आपके व्यापार के हिसाब से उनके पास कुशलता हो चाहे नहीं हो, जबरदस्ती ना पड़ेगा, क्लियर। तो राइट टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन जो आपका अधिकार है वो क्या हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट में आप कर सकते हो, लेकिन यहां कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है ना, ठीक। दूसरा आगे ने लिखा है कि 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने
केस के दौरान टीएमआई पाई फॉर इनोवेशन केस में कहा था कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को छूट होगी अपने एडमिशन मैनेजमेंट में। लिखिए 2002 में टीएमए पाई फाउंडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में ऑटोनॉमी स्वायत्ता होगी। यह पहला केस आया था 2002 में, ठीक। प्राइवेट को 2005 में एक और केस आया, पीए इनामदार केस, ठीक, पीए इनामदार केस। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ऐसे निजी संस्थान शिक्षा के जो किसी प्रकार की वित्तीय मदद सरकार से नहीं लेते, राज्य से नहीं लेते, उन्हें फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन होगा। पीए इनामदार केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि ऐसे शिक्षा संस्थान जो किसी प्रकार की वित्तीय मदद राज्य से नहीं लेते, वो आरक्षण के लिए बाध्य नहीं होंगे। रिजर्वेशन कैन नॉट बी मैंडेटेड। प्राइवेट को नहीं करना होगा, अभी तो हो गया है, लेकिन 2002 और 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि प्राइवेट शिक्षा संस्थान जो फंड नहीं लेते, वो अपने यहां शिक्षा में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। 2005 में यह कहा गया था। इसके बाद संविधान में संशोधन किया गया 2005 में। देखिए 2005 में इनामदार मामला जब आ गया तो सरकार प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को रिजर्वेशन के लिए अब फोर्स नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट ने 2005 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया और यह कह दिया कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और एससी एसटी को आरक्षण देंगे। समझिए, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, आपको आरक्षण देना होगा। 2005 में सुप्रीम सरकार ने संशोधन कर दिया संविधान में, लेकिन किसमें? एजुकेशन के लिए। एजुकेशन यदि बच्चों को करनी है तो उसके लिए दिया जाएगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए नहीं था। ये अमेंडमेंट, ये संशोधन किसके लिए था? प्राइवेट कॉलेज को भी आरक्षण दायरे में लाने के लिए, जो पहले नहीं आए थे, 2005 में ला दिया गया। लेकिन यहां पर भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब में आरक्षण की बात नहीं है। पढ़ने के लिए, पढ़ना चाहो तो इंजीनियरिंग मेडिकल में आपको आरक्षण प्राइवेट कॉलेज को भी देना होगा। 2005 में कर दिया गया, ठीक। तो ये एक बड़ा मुद्दा ज्वलंत है जो लंबे समय चल रहा है। दूसरा, देखिए, हमारे जो आरक्षण का आधार है वो निवासी और रेजिडेंस नहीं है। हमारे रिजर्वेशन का आधार है उसमें निवासी और रेजिडेंशियल नहीं है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल यदि कोई कहता है कि निवासियों को मिलेगा तो, और इसके लिए भी उन्होंने कहानी बताई पूरी कि आर्टिकल 16 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, यह कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी होगी सभी नागरिकों के लिए। यहां नागरिक कंसिडर किए गए हैं और वो नागरिक भारत का होना चाहिए। आर्टिकल 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, अवसरों की समता की बात की गई है, सभी को मिलेगा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और इसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी को भी बर्थ प्लेस और रेजिडेंस के आधार पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बाहर नहीं किया जाएगा। किसी को भी प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के ग्राउंड के आधार पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बाहर नहीं किया जाएगा। समझे? ठीक, सबको नौकरी दी जाएगी, बाहर नहीं कर सकते आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बर्थ और रेजिडेंस के आधार पे। आर्टिकल 16 के 3 में यह भी लिखा है कि मान लो कभी किसी राज्य के लिए करना भी पड़ जाए कि रेजिडेंस विद इन स्टेट को हम दें, तो इसको बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है, स्टेट के पास नहीं।
हरियाणा विधानसभा अपने आप ही कर ली, बस है कि नहीं। आर्टिकल 16 में यह भी लिखा है, 16 में लिखा है कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी राज्य के भीतर जो निवासी हैं उनको पब्लिक ऑफिस में अपॉइंटमेंट के लिए अलाउ किया जाए, इसके लिए पार्लियामेंट लॉ कसती है, विधानसभा नहीं कसती है। तो टोटली ये पार्लियामेंट ने तो किया ही नहीं, ये विधानसभा ने किया है ना। यही वायलेशन हो गया इसका। इसमें भी पॉइंट नोट करना है, बोला ये है कि पार्लियामेंट भी जो लॉ बनाएगी वो बनाएगी किसके लिए? पब्लिक जॉब्स के लिए, प्राइवेट के लिए नहीं। ठीक, बस में भी पब्लिक जॉब्स के लिए बनाएगी, प्राइवेट के लिए पार्लियामेंट भी लॉ नहीं बना सकती। तो ये दूसरी डिग्री का वायलेशन हो गया। आर्टिकल 19(1)(g) का हो गया, आर्टिकल 16 का भी हो गया। और आर्टिकल 16 में तो कोई कहे कि नहीं पार्लियामेंट करती, तो हम वो भी मानते हैं हम, लेकिन पार्लियामेंट भी पब्लिक इंप्रूवमेंट करेगी, प्राइवेट भी नहीं करेगी। तो यहां भी वायलेशन हो गया। ठीक, क्लियर। आगे आते हैं। इसने कहा कि ये जो बात मैं बोल रहा हूं इसके लिए कई स्पेशल केस आए हुए हैं। 1-2 का सुप्रीम कोर्ट ने ही, राजस्थान का एक मामला था टीचर्स की नियुक्ति को लेके, और कहा गया था कि उसमें राजस्थान ने एक विशेष पर्टिकुलर रीजन ऑफ राजस्थान के लोगों के लिए आरक्षण डाल दिया कि इन लोगों को हम सबसे टीचर भर्ती करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया 2002 में। ठीक, यह रद्द कर दिया गया। इसके अलावा 1995 में आंध्र प्रदेश में ऐसा किया गया कि तेलुगु मीडियम को अनिवार्य कर दिया गया। कहा गया कि नौकरी के तेलुगु मीडियम आना चाहिए, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ठीक, अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। मैंने पता ये दोनों बता दी आपको कि 16(1) के तहत यदि कर भी दोगे तो कोर्ट आपको कंसिडर कर दिया। अब तीसरा प्रश्न जो है वो ये है कि क्या आरक्षण सीमा 70% ज्यादा हो सकती है? तीसरा प्रश्न की है, मैंने कहा ना 3 क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न है क्या आरक्षण की सीमा 75% हो सकती है? इन द आसानी केस क्या हो सकता है क्या? देखो, तीसरा क्वेश्चन है कि आरक्षण 75% से ज्यादा होता है क्या? बस लास्ट केस है, लिख लीजिए थोड़ा सा 2 मिनट और। ये इंदिरा साहनी केस बहुत चल रहा है इस समय। तो इंदिरा साहनी केस 1992 में आया था, 1992 में आया था। और इंदिरा साहनी केस में यह स्पष्ट किया गया था कि 50% से ज्यादा पब्लिक सर्विस में आरक्षण नहीं होगा। जो के मामले में यह पाया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है, फालतू की बात है, आप अपने इंटरेस्टों के लिए काम कर रहे हो। ठीक, तो यह पूरा मामला आया था यहां पर। क्लियर हो गया? अब आते हैं, ये तो तीनों प्रश्न हो गए एमपी ने भी दे दिया हैं। एमपी ने भी तो हाँ, लेकिन वो आएगा, उसके भी आएगा पब्लिक सर्विस में ना, यहाँ तो प्राइवेट में ज्यादा है मामला पूरा ही। अब एमपी गवर्नमेंट को क्लियर करना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस कहां बन रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का आधार पर दे सकते हो आप। ठीक, यहां पे तो मामले पूरे खत्म हो गए। अब तो 1-2 पॉइंट और रहेंगे, बस लास्ट वो लिख लीजिए कि हरियाणा ने जो कानून बनाया है इससे हमारे देश में इक्वलिटी का जो भाव है उसको धक्का पहुंचा, समता के भाव धक्का पहुंचेगा। हमारे यहां समता के भाव को नुकसान पहुंचेगा हरियाणा ने जो कानून बनाया उससे। इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, इक्वलिटी को दिक्कत पहुंचेगी क्योंकि इससे असमानता पैदा होगी। इससे भारत एक राष्ट्र के रूप में जो संकल्पना है, जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको भी दिक्कत, उसको भी ठेस पहुंचेगी, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन को ठेस पहुंचेगी। संविधान में भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया गया है जहां सभी नागरिक को एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने, जीवन व्यतीत करने और काम करने की आजादी है, इक्वल आजादी है। यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है। अब आप कहते हैं हरियाणा के लोग के लिए आरक्षण होगा, तो बाहर के लोगों के लिए नहीं मिलेगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंडिया को एज ए नेशन कॉन्सेप्टलाइज किया गया, वो क्या हो रहा है, यहां से टूट रहा है ना, क्योंकि बाहर के लोग नौकरी करने जाएंगे तो वो हरियाणा नौकरी मिलेगी नहीं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो इस कानून से हो रही है
कि भारत एक राष्ट्र के रूप में जो संकल्पना हमारे संविधान में की गई है, जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार है लाइफ, ट्रेवल और वर्क की, वो इससे टूटेगा। ठीक, इससे बाहरी राज्यों के लोगों को हरियाणा में नौकरी नहीं मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। ठीक, इससे लोग कामकाज के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे, यही बाधा आएगी। तो ये तो हो गई नेशन के लेवल पे जो हमें दिक्कत आने वाली है इस कानून से, वो ये। अब हम आते हैं, कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी क्योंकि उनको डेटाबेस मेंटेन करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा हमने कितने 75 लोगों को नौकरी दी की दी। इससे कंपनियों की भी ऊपर लागत बढ़ जाएगी। ठीक, अब ऐसे राज्य जैसे बिहार, यूपी, जहां के मजदूर काम करते रहना जाके, अब उनको रोजगार नहीं मिल पाएगा, वो गरीबी के ही दुष्क में फंसे जाएंगे। ठीक, क्लियर? ये सारे पॉइंट्स आएंगे और इंडिया नेशन का जो आइडिया वो भी इससे दिक्कत में आएगा। लास्ट पढ़ लीजिए। द कोर्ट while looking at the narrow question of whether these law violate fundamental rights should also examine whether they breach the basic structure of the constitution। कुल मिला करना है, इससे देश के संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स के, वो भी इसमें कॉम्प्रोमाइज होगा। ठीक, क्लियर? चलिए अभी रुक देते हैं।